हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का अध्याय कौन सा देखेंगे। अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या दिया है? ऊष्मा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 3 जो ऊष्मा का है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 क्या है। अध्याय 3 में आपका दिया हुआ है, थोड़ी सी मिसिंग हो चुकी है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा ठीक कर रहे हैं। ये आपका अध्याय 3 थोड़ा गलतियाँ आ गई हैं, चलो देख लेते हैं अध्याय 3 में क्या दिया ऊष्मा। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 702, 704, 706 और 708 को समाहित किया गया है। अब देखिए इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पाठ की पूर्व तैयारी क्या दिया हुआ है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। हम अपने चारों ओर ठंडी एवं गर्म वस्तुओं को देखते हैं। ठंडी वस्तुएं जैसे बर्फ, आइसक्रीम एवं गर्म वस्तुएं जैसे सूर्य, गर्म स्त्री, गर्म पानी, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तवा आदि। ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करके प्राप्त किया जा सकता है। कुछ पदार्थ ऊष्मा एवं ताप का परिवहन नहीं कर पाते, उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। कुछ पदार्थ ऊष्मा और ताप का परिवहन नहीं कर पाते, उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। तथा एवं कुछ पदार्थ ऊष्मा का परिवहन करते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, जैसे धातुएं। ठंड के दिनों में आप गहरे रंग के मोटे कपड़े पहनते हैं एवं गर्मी के दिनों में हल्के एवं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये कुछ चीज़ दी हुई हैं। फिर इसके आगे देखिए क्या दिया है। आइसक्रीम है, बर्फ़ है, सूर्य, गर्म पानी, गर्म प्रेस स्त्री कहते हैं, जिससे गलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तवा। ऊपर दिए गए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों लगती हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं अपने आधार पे यहाँ पे विचार। इसके बाद आपको नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 1, जिसमें प्रश्न 1.1 देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रभाव की दिशा को सही दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। ये जंतुओं के नाम है और ये तापमान है। कुत्ता का तापमान 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और शरीर का तापमान 99.8। भेड़ का सामान्य तापमान 103.8 और शरीर का वर्तमान ताप 104। इसके बाद खरगोश का 104.2 और शरीर का वर्तमान ताप 107। ये काय में दिया है? डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है। अब इसमें आपको कहा उपरोक्त थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर, भेड़ और खरगोश को। किसको बुखार है? भेड़ और खरगोश को। अगला प्रश्न है, बूझों ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर खाया। इसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझों को क्या करना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4, एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, थल समीर कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन से बताना है आपको थल समीर किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर का, समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ताप कितना होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 37 अंश सेल्सियस। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए, इन शब्दों को देख के आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रभाव सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे खालिस्तान में ठंडी। ऊष्मा का प्रभाव सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अगला प्रश्न है, रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के खालिस्तान पदार्थ है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा कुचालक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होता है। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा, गर्म।
अगला प्रश्न, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को खालिस्तान कहते हैं, तो समुद्री समीर। अगला प्रश्न है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, उसे विकिरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे अति लघु प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर देखिए, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण की लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ पे क्रमांक दिया है 1 2 3 4। यहाँ पे ऊष्मा की चालक वस्तुएं आ जाएंगी, यहाँ ऊष्मा की कुचालक। जैसे ऊष्मा की चालक वस्तुएं क्या हो गई, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। और ऊष्मा की कुचालक वस्तु क्या हो गई, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? देखिए यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा नहीं। डॉक्टरी, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पारा धातु को छोड़कर अन्य धातुएं ठोस हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक ही है। बर्फ का तापमान 0 अंश के नीचे है, अतः इसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? उत्तर देखिए, सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता। ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। और कैसा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 7 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? उत्तर बताइए इसका उत्तर है, कागज के प्याले को जलने के लिए जिस दहन ताप की आवश्यकता है वह ताप उसको नहीं मिल पाता, बल्कि प्याले में रखा पानी उस ताप को ग्रहण कर उबलने लगता है, अतः प्याला नहीं जलता परंतु पानी गर्म हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। बोझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक रंग पीला, एक रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? उत्तर देखिए, काले रंग का कपड़ा अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा ग्रहण करके जल्दी सूखेगा, क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को तेजी से अवशोषित करता है। यह आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? आपका उत्तर आएगा नहीं में। नहीं तो अब क्यों नहीं? तो गर्म दूध का तापमान 100 अंश सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास जो होती है 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक ही होती है। अतः गर्म दूध के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर ही प्रयोग करना पड़ेगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। बोझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बोझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। देखिए क्या होता है, जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं यानी कि आग पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म? ऊष्मा ज्वाला से बर्तन यानी कि बर्तन में रूपांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता, इसलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता, लेकिन हैंडल हटाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11 आपका? ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताएं। उत्तर देखिए, चालन क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया केवल ठोस ऊष्मा चालक पदार्थों में होती है। किसमें? चालन में। और संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया द्रव और गैसों में होती है। इस प्रकार से आप इसका अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12 का अ नंबर। ये कैसे प्रश्न है आपके? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए,
एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच भरी वायु ऊष्मा रोधी होगी जो हमें अधिक गर्मी प्रदान करेगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का अ नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। देखिए उत्तर, ऐसे भवन बनाना संभव है जिसमें मौसम अनुसार प्रभाव ना पड़े। कैसा प्रभाव, ठंडा या गर्म प्रभाव ना पड़े। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है तथा भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाता है जिसमें उसके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर ब का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का अ नंबर का प्रश्न क्या है, बुजुर्गों को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बुजुर्गों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए पहली सावधानी क्या हो गई, थर्मामीटर को सैनिटाइज करना चाहिए यानी साफ कर लेना चाहिए। दूसरी, थर्मामीटर में पारे का तल 35 अंश सेल्सियस से नीचे ना हो। तीसरा, रीडिंग पढ़ते समय सही परीक्षण करना। चौथा, थर्मामीटर के बल्ब को हाथ नहीं लगाना। और पांचवा, थर्मामीटर को गिरने से बचाना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का अ नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ब नंबर का प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक डॉक्टरी थर्मामीटर बना देंगे यानी इस प्रकार चित्र बना दिए उसका और उसके बारे में बताएंगे। कांच की मोटी नहीं एक सकरी खोखली नहीं नली, ये कांच की मोटी नली, यहाँ पे हमने लिखने में गलती की, यहाँ क्या आ जाएगा, कांच की एक मोटी नली में एक सकरी खोखली नली होती है। तो इसको आप क्या करेंगे, नली, इसको यहाँ लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, नली लिख देंगे। यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई है हमसे, आप इसमें सुधार कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, नली, और यहाँ पे भी नली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नली। क्या करेंगे, कांच की मोटी नली में एक सकरी खोखली नली होती है जिस पर परास अंकित होता है। ताप ऊष्मा ग्रहण कर पारा ऊपर उठता है। तो बच्चों यहाँ पे इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। बस इतना है, यहाँ पे आप इसको नली पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। देखिए समुद्र समीर क्या है, दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा पृथ्वी की ओर चलती है, इसे समुद्र समीर कहते हैं। और थल समीर क्या है, थल समीर रात के समय पृथ्वी से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है, इसे थल समीर कहते हैं। उसका सचित्र वर्णन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर। एक साइड आप डॉक्टरी थर्मामीटर लिख दीजिए और एक साइड प्रयोगशाला थर्मामीटर लिख दिए। इसके बाद अंतर बताइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास 10 अंश सेल्सियस से 100 अंश सेल्सियस तक होता है। फिर दूसरा अंतर देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्यों के तापमान हेतु किया जाता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग वस्तु या पदार्थों के तापमान हेतु किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, अंकित एंड डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, आपके जो 10 मित्र हैं या सहपाठी के नाम लिख लीजिए और उनका तापमान मापने के बाद उनके जो थर्मामीटर में तापमान आया हुआ लिख दीजिए। फ़ारेनहाइट में आता है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में तो सेल्सियस में। इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 देखिए, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए और यह जानने का प्रयास कीजिए। क्या जानने का प्रयास करना है, इसका प्रश्न नंबर क, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। उत्तर देखिए, तापमापी को शुद्ध व जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, तापमापी को किसी द्रव में डुबोते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। देखिए उत्तर, मुख या शरीर के तापमान हेतु तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो उत्तर आ जाएगा हाँ, रखा जा सकता है, जैसे हाथ के नीचे, मल द्वार आदि में। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है। तो उत्तर देखिए, शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग होता है। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही आपके जो अध्याय 3 क्या था, ऊष्मा से संबंधित जो प्रश्न थे वो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।